हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज रिगार्डिंग योर जुडिशरी। क्या है जुडिशरी? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। और उसके पहले हम लोग पढ़े थे पंचायती, लास्ट क्लास में पंचायती, म्यूनिसिपैलिटी, फिर हम लोग पढ़े विधानसभा के बारे में, फिर हम लोग पढ़े लोकसभा के बारे में। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? केवल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी विधायिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग योर जुडिशरी। क्या है बेसिकली जुडिशरी? अगर आप शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो अगर कोई ये कानून है ना, ये कोई एक लॉ है, ये लॉ अगर बनाता है सपोज पार्लियामेंट या विधानसभा यानी हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर इन दोनों के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और ये लॉ जो है वो किसी फंडामेंटल राइट्स को या मौलिक अधिकार का हनन करता है, यानी उसको वायलेट करता है, उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस लॉ को ही खत्म कर देंगे। मैंने कल बताया भी था आप लोगों को क्लास में। यानी कि मतलब ये हुआ कि सर एनी लॉ दैट इज इन कॉन्ट्रवेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। कोई भी लॉ जो कि एफआर को वायलेट कर दे, इस लॉ को आप खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब हो गया कि आखिर ये काम जो हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी कानून को खत्म कर रहे हैं, ये काम कौन करेगा, है ना? ऑब्वियसली मैं तो नहीं करने वाला हूँ, आप भी नहीं करेंगे। तो इस काम को करने के लिए बीच में आती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशरी। और इसका काम ही यही है कि ये क्या करेगा, ये रिव्यू करेगा, रिव्यू करेगा। यानी व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। और रिव्यू का मतलब क्या होता है? फिर से एक बार देखना। उस कानून को फिर से चेक किया जाएगा कि भाई ये कानून तो सपोज बना दिया है किसने? पार्लियामेंट ने, लेकिन क्या ये कानून, क्या ये लॉ सही है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स पे बिल्कुल उसे कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है? तो यानी कि जुडिशरी का काम क्या है? दो शब्दों में अगर आप लिखेंगे, चेकिंग लॉ। कानून को चेक करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। राइट, गुड। चलिए अब हम लोग आगे ज़रा बढ़ जाए इसमें। देखिए, वैसे तो इस चैप्टर में आपके लायक कम ही चीज़ें लिखी गई है, बट हाँ उतना लिख दिया गया जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए शानदार सा फोटो, कहाँ का फोटो है बताएं आप लोग मैसेज बॉक्स में। ये है वैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि आप लोग आराम से मज़े में मेंस के पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। मेंस में आपको क्या चाहिए? मेंस में आपको चाहिए सब हेडिंग्स, और इन्हीं सब हेडिंग्स पे आप तीन चार बस लाइन लिख देंगे, आपका पूरा बॉडी जो होता है एक आंसर का वो हो जाता है प्रिपेयर्ड। देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, व्हाट इज, पहले तो सवाल देखिए एनसीईआरटी की। देखिए ये ब्यूटी है, वो हर चीज़ को सवाल के जरिए क्लियर करता है। जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपको उसका आंसर ज़्यादा याद रहता है ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो रोल क्या है जुडिशरी का? सबसे पहला देखिए जो रोल है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मान के चलिए कि सपोज अगर ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, ये दो स्टेट, सपोज ये बिहार है और ये मान लीजिए झारखंड है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट आ गया, है ना, डिस्प्यूट आ गया। तो जो डिस्प्यूट आया उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बीच में कौन आने वाला है? इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बीच में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि देखिए ये राज्य है ना, ये क्या है? ये राज्य है। इन दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत तरह के हो सकते हैं डिस्प्यूट। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, लैंड का डिस्प्यूट, बाउंड्री का डिस्प्यूट या रिवर का डिस्प्यूट। जैसे कि आप एक और अगर एग्जांपल लेंगे तो आपका कर्नाटका और तमिलनाडु में क्या है? कावेरी नदी को लेकर के आपका क्या है? एक इशू क्रिएटेड है कि इस नदी का पानी कितना % पानी इसे मिलना चाहिए और कितना % पानी इसे मिलना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? ये रिवर डिस्प्यूट हो गया। रिवर डिस्प्यूट, बहुत बार इसे न्यूज़पेपर्स में ये भी लिखा जाता है वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट।
इस तरह के डिस्प्यूट्स को डील करने के लिए बीच में कौन आने वाला है? वो आने वाला है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, डिस्प्यूट को अगर रिजॉल्व करना है तो बीच में कौन आने वाला है? आपकी जुडिशरी आने वाली है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जो फंक्शन है जुडिशरी का, वो है जुडिशल रिव्यू। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी लॉ यदि पार्लियामेंट पास कर दे और वो मान के चलिए कि कुछ फंडामेंटल राइट्स या संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, वैसे आप फिर से बस सुन लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान का एक बेसिक डिज़ाइन था। जैसे रिपब्लिक थे हम लोग, डेमोक्रेटिक थे, है ना। इन सारी चीज़ों को कहा गया कि ये बेसिक डिज़ाइन है, और पार्लियामेंट को ये हिदायत दिया गया 1973 में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया केशव नंदा भारती केस के अंतर्गत कि आप जो चेंजेस लाना चाहो आप लाओ। यानी कि जुडिशरी ने पार्लियामेंट को कहा कि व्हाट एवर चेंज यू वांट टू ब्रिंग आप लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो चेंज जो आप ला रहे हैं वो चेंज कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकता है। मतलब आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इंडिया जो है वो रिपब्लिक है, अब आप कोई ऐसा कानून लेकर के आ गए जहाँ पे आप उस रिपब्लिक नेचर को ही ख़त्म करने पे आ गए। आपको संविधान भले अलाउ कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधन करने का आपको शक्ति मिलता है, यानी अमेंडमेंट करने का पावर दिया गया है। संविधान में आप बदलाव कौन से आर्टिकल से करते हैं? 368 से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप चेंजेस लाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर वो चेंज बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, उस चेंज को हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी वो अमेंडमेंट नल एंड वॉइड, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उससे आपको वॉयलेट नहीं करना है। और यही प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानून को अगर ख़त्म करती है तो सब लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज पार्लियामेंट कोई एक कानून बना रही है, मान के चलिए, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, दैट विल बी इवन मोर क्लियर। देखिए ये एक कानून बना, और ये जो लॉ है, इस लॉ में सपोज ये पूरा सोसाइटी है, और ये सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, मतलब डिफरेंट यहाँ पे लोग रह रहे हैं, डिफरेंट जाति धर्म के। ये इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऊपर बढ़ाने के लिए, यानी उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये कानून को लाया गया है। लेकिन बाकी सब के सब ये जो है वो क्लेम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL क्या होता है? कोई भी अगर आपको डाउट है, अगर आपको सपोज सुप्रीम कोर्ट में जाना है ये कहने के लिए कि सर ये कानून सही नहीं है, तो आप बस अपना ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाए और चले गए, वहाँ आपको एक कागज़ के टुकड़े पे लिखना पड़ता है कि सर ये प्रॉब्लम है, इस कानून में ये लिखा हुआ है, और ये कानून में ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इसे पढ़ेगी, और वो अगर यदि ऐसा पाती है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं ये जो कानून बना है ये कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो उस कानून को भी ख़त्म नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये यहाँ पे क्लेम क्या हुआ PIL में, इनके और इनके द्वारा जो पिटिशन फाइल किया गया था उसमें ये लिखा गया कि सर इन्हें एडवांटेज पहुँचाया जा रहा है, यानी कि आप इन्हें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो यानी कि आप इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये बहुत पिछड़े हैं, और इनके लिए कोई कानून ऐसा बनना चाहिए जो उनके मौलिक अधिकार को स्ट्रॉन्ग बना दे। तो ऐसे कानून को आप बिल्कुल सही मानते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। और ये काम भी कौन करता है? ये काम भी आपका जुडिशरी करती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अपहोल्डिंग द लैंड एंड एनफोर्सिंग, मतलब एनफोर्स का मतलब क्या होता है? लागू करना, है ना। एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ देखो तुम्हें एक मिल गया NCERT में, एक होता है वन लाइनर, बहुत सारे बच्चे है ना पागल होते हैं, सर वन लाइनर नहीं मिल रहा है। जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसी के बीच में जो आपके पॉइंट्स आते हैं वही आपके वन लाइनर होते हैं। कभी भी आप वन लाइनर को वन लाइनर की तरह पढ़ ही नहीं सकते। जब भी आपको पढ़ना है आप पूरा कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट के बीच में जो भी कीवर्ड्स आते हैं वही तो आपके वन लाइनर है।
है ना। अब दीन इलाही कौन लेकर गया है? अकबर। लेकिन क्या आप रट करके उसको बैठेंगे तो फिर आप दीन इलाही और ज़िले इलाही में आप कंफ्यूज करेंगे। ज़िले इलाही बलबन, दीन इलाही अकबर। अब आप जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे दोनों का, क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस पॉलिसी ऑफ बलबन, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि अच्छा बलबन का ज़िले इलाही था। कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़िए चीज़ों को, चीज़ें आसान हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट किस दिन इस्टेब्लिश हुआ भारत में? देखिए डेट लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950, ठीक है। उसके पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था भारत में, और वो कहाँ था? चेंबर ऑफ प्रिंसेस में था, पार्लियामेंट हाउस में। लेकिन उसे मूव किया गया, जो ये पार्लियामेंट हाउस में फेडरल कोर्ट था ब्रिटिश टाइम में, उसे चेंज किया गया। उसका जो लोकेशन था वो कहाँ चला गया? मथुरा रोड, नई दिल्ली। 1958 में उसका स्थान बदला गया है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपके दो सवाल बन गए। पहला, सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन विच ईयर? 1950। डेट 26 जनवरी, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हुआ था। और पूछा जाएगा कि उसका जो प्लेस है, आज जो उसका प्रेजेंट प्लेस है दिल्ली में, वहाँ पे कब शिफ्ट किया गया? 1958। क्लियर है? चलिए देखिए एनसीईआरटी का यही मज़ा है, मज़े मज़े बस पढ़ते जाएं। अब देखिए व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इस पर ज़रा मुझे चर्चा करना है आप लोगों से। भाई अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्लेम कर रहा हूँ कि सर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना है, क्यों? अगर आप सपोज जज हैं और आपको मैं इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा हूँ आपके काम में, मैं हमेशा उसमें हस्तक्षेप कर रहा हूँ, आई एम इंटरफियरिंग इन दैट। आप जो भी काम कर रहे हैं आई एम जस्ट कमिंग इन बिटवीन दैट, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये काम ऐसे करो, ये काम आपने ऐसे क्यों कर दिया, ये काम तो आपको नहीं करना था। अरे अगर आप ऐसा कर दोगे तो सुप्रीम कोर्ट के आप जज हो, आप फ्री होकर के फ्री माइंडसेट से कैसे सुनाओगे जजमेंट किसी को? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे भारत में जुडिशरी को स्वतंत्र रखा गया है। इट हैज़ बीन केप्ट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि यानी कि जो सरकार है, जिसे कि हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सरकार, और जो लेजिस्लेचर है, जिसे कि हम लोग पार्लियामेंट, अभी के लिए आप समझ के चलिए पार्लियामेंट, और ये हो गया गवर्नमेंट। ना तो सरकार और ना तो पार्लियामेंट जजेस के काम के बीच में आएंगे। बस आप एक लाइन अभी याद रखें, जब मैं 11-12 के क्लासेस को डील करूंगा वहाँ और इलेबोरेट किया जाएगा इस टॉपिक को, बट यहाँ बेसिक्स पहले सीखिए। इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब ही यही था कि सर ना तो सरकार घुसने वाली है जजेस के काम में और ना तो पार्लियामेंट घुसने वाली है जजेस के काम में, इसीलिए ताकि वो अपना काम स्वतंत्र तरीके से करे। समझ रहे हैं आप? और तीसरा देखिए ये कहा जाता है कि जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे सपोज जजेस हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश ये हैं और ये सब न्यायाधीश हैं, इनका अपॉइंटमेंट होता है, इन्हें अपॉइंट करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा। इनका अगर अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, सपोज मान के चलिए कि वो बस कोई एक इंसान कर रहा हो, सपोज मान के चलिए पीएम कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर कर रहा हूँ, और सारा का सारा पावर्स उन्हें ही दे दिया जाए कि जो पीएम है बस वही करेंगे अपॉइंट, बिना किसी से पूछे हुए, बिना कहीं से सलाह लिए हुए। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? हो सकता है कि जो भी पीएम होंगे, है ना, जो भी पीएम होंगे उस समय के, वो अपने हिसाब से लोगों को यहाँ बैठा देंगे। अब जब वो अपने हिसाब से बैठाएंगे, और मैंने आपको बताया अभी कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच, मान लीजिए सपोज ये बिहार गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर केस हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचेगा। अब क्या आप समझते हैं, अगर यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सेंटर पे है, सेंटर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे है, और ये जजेस को बैठाने का काम किसने किया था? इन्होंने किया था। तो उस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं ना कि सर जो भी जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट शायद इनके फेवर में आ जाए। तब तो फिर यानी कि इंडिपेंडेंट करने की कोई बात ही नहीं है ना। चलिए सॉरी फॉर द नॉइज़, है ना, होली का समय है, नॉइजी सब जगह रहेगा, ज़्यादा टेंशन ना ले, ठीक है। तो यानी कि मैं आपसे ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एकदम फ्री हो और फेयर हो, इस बात पे तो
11th क्लास में बहुत लंबा चर्चा चलेगा हमारा, फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तभी तो आपको जस्टिस मिलेगा। इसीलिए अपॉइंटमेंट भी जो होता है उसमें प्रोसेस देखिए ये होता है, छोटा सा मैं आपको बस बता देता हूँ। एक होता है कोलिजियम ग्रुप होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CJI प्लस 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो यहाँ बैठेंगे और ये देंगे सलाह किसको, राष्ट्रपति साहब को देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति साहब ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर जो भी डिसीजन लेंगे राष्ट्रपति, वो उसके बेसिस पे जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आपका जो आप देख रहे हैं पूरा, इसमें कहीं भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर कोई एक आदमी ही अपॉइंट करे, जी नहीं सर, एडवाइस यहाँ से आ रहा है। ठीक है, टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने थोड़ा समय दे दिया आप लोगों को। वैसे इस पर पूरा चर्चा चलेगा हमारा, यही सब बातों देखिए यहाँ रखा गया है। देखिए ये क्या है लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना, शक्तियों का अलगाववाद, यानी शक्तियों को अलग अलग रखा गया है, सेपरेशन है। पावर्स मतलब क्या हो गया, जो जुडिशरी का पावर है उसको अलग रखा गया है, वो अपने पावर को सेपरेटली यूज करेगा, उसके बीच में कोई नहीं आने वाला है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, यानी कि जो कोर्ट्स है वो कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें, स्वतंत्र रहें, जस्टिस बहुत अच्छा से देखे आपको, राइट, गुड। चलिए यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट भी मैंने बताया आप लोगों को, है ना, वो भी कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो भी कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ओके, तो इन सब बातों का आप लोग अगर ध्यान रखते हैं तो फिर आप लोग मज़े मज़े में बस NCERT का लुत्फ उठाते जाइए। और एक बात और, अगर मान लीजिए कि सपोज आप जज हैं, मैं इस पॉइंट पे भी डील करूँगा, अगर आप जज हैं और आपको हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी कर दिया जाए, सपोज़ अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको हटाने के लिए मैंने बोल दिया कि हाँ जी जज को हटाना है, ठीक है, राष्ट्रपति साहब बस लिख करके दे देंगे, जज रिमूव हो जाएगा। फिर तो जज हमेशा, है ना, डर में रहेंगे कि भाई ऐसा कोई काम नहीं कर देना जो कि सेंटर के अगेंस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कोई काम करते हैं, और मंत्री परिषद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सरकार है, समझ रहे हैं आप। इसलिए इनको रिमूव करने का काम जो होता है वो कौन करता है, सरकार करता है। जजेस को हटाने का काम क्या गवर्नमेंट करती है? जी नहीं सर, ये नहीं करते हैं। जजेस को रिमूव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों हाउसेज में पहले बिल को पास किया जाएगा कि भैया ये जज पे लगा है कुछ चार्जेस, है ना, और इनको हटाने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो सकता है या यहाँ भी शुरू हो सकता है। जब तक दोनों हाउसेस इंडिपेंडेंटली पास नहीं कर देंगे तब तक उस जज को आप नहीं हटा सकते। सिंपल सी बात है। तो यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज, और इसकी वजह से ये क्या होता है, ये थोड़े फ्री एंड इंडिपेंडेंट फील करते हैं अपने काम को करने में। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल देखिए टॉपिक है। अब यहाँ वही लिखा हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, फंडामेंटल राइट्स को बचा करके रखता है। जब भी आप सपोज जैसे ये वॉच है, अगर इसमें मान लीजिए कुछ खराबी हो जाए तो मैं क्या करूँगा, अगर इस पर वारंटी कार्ड मुझे मिला हुआ है तो मैं जा करके उस शॉप में इसको वापस दे दूँगा, एंड आई विल बी आस्किंग हिम कि देखो ये प्रॉब्लम है इस वॉच में, आप ठीक करके मेरे को वापस दे दो। क्या वो जो शॉपकीपर होगा या वो जो शोरूम होगा, क्या वो मुझे मना कर सकता है कि नहीं मैं ये वॉच नहीं लूँगा, इवन आफ्टर आई एम हैविंग दैट वारंटी कार्ड? कभी मना नहीं कर सकता है वो। यानी कि मुझे एक तरह की गारंटी मिल रही है इस कंपनी से कि अगर 1 साल या 2 साल के अंदर ये वॉच ख़राब होता है, आप इसे लाना, वी विल रेक्टिफाई इट, हम लोग इसे ठीक कर देंगे, राइट। इसीलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये क्लेम करता है कि अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया है, हनन हो गया है, ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, वो इंसान मेरे पास आ जाए, यानी वो इंसान कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इसके फंडामेंटल राइट्स को वापस देगी। तो अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स को गारंटी कौन करता है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव, आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट।
और यही स्टेटमेंट आपका बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है, सारे पीसीएस में पूछा जाता है। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप एसडीजी पढ़ते चले जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, 16 में क्या है? जस्टिस की बात की जा रही है। एसडीजी में कितने गोल्स हैं? टोटल 17 गोल्स हैं और टारगेट्स 169 है। उसी 17 में आपका जो 16वां है वो क्या है? जस्टिस की बात कर रहा है, और इसको इंडिया भी बहुत अच्छे से फॉलो करता है। हम लोग देखेंगे आर्टिकल 39A में देखेंगे, अनुच्छेद 39 का 39A में देखेंगे किस तरह से जस्टिस सबको प्रोवाइड किया जाता है, लोक अदालत और इन सब चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ ये देखिए अब कॉन्सेप्ट आ गया। स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट का, सिस्टम क्या है? देखिए पहले आप यहाँ समझ लीजिए आराम से, फिर आपको आसानी होगी समझने में। देखो भाई ऐसे समझ के चलो, डिस्ट्रिक्ट्स है सबसे पहले, इनसे मिलकर के क्या बनता है? स्टेट, और फिर क्या आता है? इंडिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, देखिए इसको बहुत डिटेल में हम लोग तब करेंगे जब 11th क्लास में हम लोग एंटर करेंगे। अभी जितना लिखा है यहाँ पे उतना समझिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स है ना, सीजेएम डीजीएम सब यहीं बैठते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब कोर्ट्स आपके क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, और ये दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, जैसे ही स्टेट लेवल पे जाएंगे आप, राज्य में, यहाँ पे आपके क्या मिलते हैं? आपको हाई कोर्ट्स, यानी मैं यहाँ डीसी लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, अब आप आई थिंक समझ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट्स, और सबसे ऊपर सेंटर पे कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बात बताइए, सवाल देखिए यही से फंसता है हमेशा, क्या ये जो हाई कोर्ट, सपोज ये बिहार स्टेट है, क्या ये हाई कोर्ट जो बिहार में है, क्या वो बिहार का हाई कोर्ट है या बिहार के लिए हाई कोर्ट है? सोच के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या ये जो हाई कोर्ट है बिहार का, वो बिहार का हाई कोर्ट है या बिहार के लिए हाई कोर्ट है? देखिए बिहार में जितने लोग भी चाहते हैं जस्टिस लेना, वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बिहार का अपना कोई पर्सनल हाई कोर्ट है, ऐसी बात नहीं होती है। क्यों? समझ के चलिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और आप किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं हाई कोर्ट, है ना, पैसों की कमी है, व्हाट्सोएवर द रीज़न में बी गुड लाइक, तो यहाँ पे आपका क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पे गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पहले आप पहुँचे। यहाँ पे आप जब पहुँचे, आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर जो जजमेंट मिला है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई डू नॉट अग्री टू द जस्टिस दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो सबसे जो नीचे वाला जो कोर्ट है, इन्होंने जो जजमेंट दिया है, आई एम नॉट हैप्पी, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे हाई कोर्ट। यहाँ भी आपके जो जजमेंट है आप उससे भी नहीं है सेटिस्फाइड, फिर आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप अपील कर रहे हैं ना, आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने अपील किया कहाँ पे? हाई कोर्ट। यहाँ भी नहीं हुए, आपने अपील किया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आप ऐसे समझ के चले, अगर सपोज ये सेंटर है और ये स्टेट्स हैं और ये पंचायती हैं, ये मान लीजिए बिहार है, बिहार का जो विधानसभा है, विधानसभा अगर उसने कोई कानून बना रखा है और वो कानून मान के चलिए कि वो सपोज कानून किसी भी चीज़ के लिए, सपोज जैसे लिकर बैन के लिए था, है ना, शराबबंदी के लिए था, तो क्या ये फिर से ऊपर जाता है क्या सेंटर पे बिल पास होने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी कि विधानसभा के केस में, यानी विधायिका लेजिस्लेचर के केस में, विधानसभा ने जो कानून बना दिया वो सिर्फ बिहार पे ही लागू होगा। ऐसा नहीं कि वो फिर से सेंटर के पास जाएगा, वो बिल फिर पास होगा, फिर बिहार में लागू होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में ये देखा जाता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सी बात, बस आपको ऐसी यहाँ पे समझ के रख लेनी है, बाकी और बहुत दिमाग अपना खराब ना करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको? डिस्ट्रिक्ट्स में, हाई कोर्ट्स स्टेट में, और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, हम लोग देख चुके हैं, मथुरा रोड। और जो भी डिसीजंस हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट के, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं,
मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये रहा सुप्रीम कोर्ट, ये रहा हाई कोर्ट और ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसने कोई जजमेंट पास किया है किसी केस में, इसने कोई जजमेंट पास कर दिया है, जो भी ये जजमेंट देता है ये बाध्यकारी हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है, ये बाइंडिंग, यानी कि ये जजमेंट इन पे भी लागू होगा और इन पे भी लागू होगा। यही देखिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी का मज़ा यही है, छोटे छोटे लाइन से बहुत कुछ लिखता है ये। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अदर की बात कर रहा है ये, खुद पे तो चलिए करेगा ही वो, अदर कोर्ट्स पे भी लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप बना लेंगे, जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग आप सब कर ले, अपना फोटो ना बनाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का बनाएं। यहाँ देखिए, ये देखिए फिर से वन लाइनर आ गया आपके लिए, क्या है भाई, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास, ये इंडिया है, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास, यही 3 आपके प्रोविंस हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम में। यहाँ पे 1862 में, याद रखिएगा 1862 में हाई कोर्ट्स बना दिए गए, यानी कि इन तीनों प्रोविंसेस में हाई कोर्ट्स कब बने, 1862 में, देखिए यहाँ पे क्लियर। और दिल्ली में जो आपको हाई कोर्ट दिखता है वो बना था 1966 आफ्टर इंडिपेंडेंस, समझ रहे हैं आप। तो ये आपको बस यहाँ पे एक वन लाइनर फैक्ट है, वैसे बहुत कुछ आएगा इसमें आगे, बट यहाँ उतना ही सीखे जितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका है ना होली का फेस्टिवल चल रहा है। ज़्यादा अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो पता चला कि आप रंग से ही दूर भागेंगे, तो रंगीन यहाँ भी है, लाइफ को भी ज़रा रंगीन रखें। चलिए, एपेलेट सिस्टम ये क्या है, जो मैंने बताया आपको, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, करते करते आप ऊपर जाइए। वैसे एक लेवल और भी ऊपर होता है, और वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बदलाव होता है, मैं बता देता हूँ आपको एक लाइन में। अगर आप अपील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको खुद का बात रखने का राइट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाएगी, आ जाओ भाई बताओ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो तुम हाई कोर्ट के जजमेंट से। लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जाते हैं राष्ट्रपति जी के पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि राष्ट्रपति साहब अगर चाहेंगे तो आपको बुलाएंगे, आपको अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तो बुलाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं बुलाएंगे। इसीलिए राष्ट्रपति को क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। क्वासी का मतलब क्या होता है, थोड़ा, जुडिशियल का मतलब क्या होता है, न्यायिक। यानी राष्ट्रपति पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं है, वो थोड़े थोड़े जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि एक जुडिशियल बॉडी वो बॉडी होता है जहां आपकी बात सुनने का दूसरे, सपोज अगर आपको कुछ कहना है कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे, आपके बातों को रखने का आपके पास राइट हो, उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये केस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको अभी ध्यान नहीं रखना है इसमें, इसे बहुत ही डिटेल हम लोग देखेंगे 11th क्लास में। ये जो अपील जो करने का जो मैंने बताया ना, वही यहाँ पे आपको बताया गया कि एक केस था जहाँ पे कि एक लेडी थी, है ना, और जब बच्चा हुआ उसे तो ऐसा पाया गया कि शी वॉज बर्नट, है ना। तो जो उसके नेबर्स थे उनका ये क्लेम था कि नहीं, हमें कुछ आवाज़ आई थी चीखने चिल्लाने की, और शायद ये कुछ डाउरी का केस बन रहा था। तो हाई कोर्ट से जजमेंट जो था वो लड़की के अगेंस्ट गया, बट सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर से वो जजमेंट घूम गया। ये यहाँ पे अपेलेट यानी अपील करने का यहाँ पे आपको एक केस दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अभी के लिए फोकस नहीं करना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप पहला देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायल कोर्ट, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, डिफरेंट नाम से जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही हम लोग कहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं, और उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शानदार सा फोटो बना हुआ है एक सिक्किम का, देख लें। वैसे सिक्किम काफ़ी अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं घूमने। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, देखिए एक एक बस कीवर्ड में बस समझिए कि ये सिविल केस और यार सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि भैया लॉ जो है ना, अगर डिफाइन करता है किसी चीज़ को कि ये एक ऑफेंस है ना, तो आप बोलते हैं कि सर वो एक क्रिमिनल लॉ हो गया। जैसे हरासिंग अ वुमेन, थेफ्ट, चोरी, डाउरी, है ना, दहेज बिल्कुल ना लें आप, कुछ भी बन जाए उसके बाद भी ना लें आप, मर्डर ऑब्वियसली, है ना, ये क्या बनेगा आपका क्रिमिनल केस। सिविल लॉ में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का जो राइट है ना, एक इंसान का जो अधिकार है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस तरह के केस में आप बोलते हैं कि सर ये मेरा क्रिमिनल केस नहीं, दिस इज अ सिविल केस, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, लैंड
आप देखते हैं ना लैंड डिस्प्यूट्स कहाँ जाते हैं आप, सिविल कोर्ट में जाते हैं, आप क्रिमिनल कोर्ट में नहीं पहुँचते हैं आप। उसी तरह से क्या है, कोई सामान आपने खरीदा और आपको पता चला कि आपने सपोज ऑर्डर किया था आईफोन और आ गया पत्थर उस डब्बे में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो पत्थर लेकर के कहाँ जाएंगे आप, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, वहाँ पे आप सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वही है कि भैया सिविल केस में ये तो क्या बताने वाली बात नहीं है कि अगर आप अक्यूज़ होते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं या फाइन भी हो सकते हैं, लेकिन सिविल लॉ में रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। क्या भैया, जैसे मान के चलो, अगर मान लो जैसे कि आपने कोई गुड्स को ख़रीदा है एंड यू आर क्लेमिंग कि सर वो जो गुड है वो उतना सही नहीं है, अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे जहाँ से आपने सामान को ऑर्डर किया था और आपको वहाँ से दे दिया जाएगा रिलीफ, आपको एक रिलीफ दिया जाएगा कि ठीक है भाई ये सामान को चेंज करके इनको नया सामान दे दो या आप पैसे वापस करो, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज ओवर। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? यस सर, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट इन दैट, देयर शुड बी नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे ये आ रही है, ये बताइए क्या सब लोग कोर्ट जा सकते हैं? टॉपिक हमारा यही है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हाँ सर सबके सब कोर्ट चले जाएंगे? एक गरीब इंसान कहाँ से आएगा सुप्रीम कोर्ट? अगर वो रहता है केरल में, अगर वो रहता है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, यानी साउथ इंडिया में, उतने दूर वो ट्रैवल करके कैसे आएगा, और वो बहुत गरीब है। तो इसके लिए 1980 में एक नया कॉन्सेप्ट देखिए निकल करके आता है जिसे हम लोग कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और देखिए इसमें क्या होता है, देखिए नाम क्या है इसका, नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है पॉलिटी में। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, पब्लिक का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए अगर आपने कोई याचिका यानी लिटिगेशन, अगर आपने कोई फॉर्म फाइल किया है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उसे हम लोग कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि PIL में सर जो इंटरेस्ट रहेगा ना वो पब्लिक का होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है स्कूल में, वो भी PIL का ही पार्ट था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी हर गरीब को कुछ कुछ अनाज मिलना चाहिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में। अगला आप सुनिए, एक बार एक जेल में पूरा सर्वेक्षण हुआ है ना, और उस सर्वे में ये पाया गया कि बहुत सारे जेल में ऐसे लोग रह रहे थे जिनको कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया है कि हाँ भाई ये ठीक है, अब इसको मतलब सपोज कोर्ट ने अगर उससे 4 साल का सज़ा दिया था, वो 4 साल का सज़ा काट चुका है, फिर भी 2 साल से वहीं पे रह रहा है, जेल में ही रह रहा है। तो ये बर्डन कहाँ आएगा? जेलमेट्स पे जो खाना बना रहे हैं उन पे आएगा, एक्स्ट्रा फूड, राइट। PIL फाइल हुआ कि सर जिनका पनिशमेंट जो उनको दिया गया था अगर वो झेल चुके हैं, वो कंप्लीट कर चुके हैं, देन वाई दे आर बीइंग अलाउड टू स्टे इनसाइड दैट जेल? फिर आप क्यों रख रहे हैं उनको जेल में? उनको बाहर निकालिए, समझ रहे हैं आप? तो ये एक PIL फाइल किया गया था। क्यों? क्योंकि यार ये जेल है, जेल के अंदर में इंसान बंद है, ये कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अंदर बंद है। तो इनके इंटरेस्ट में किसी और ने PIL फाइल कर दिया कि सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको अब जेल से बाहर निकालो, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं कोर्ट किसी कारण से, गरीबी या जो भी आपका कारण है, तो आपके लिए PIL का ऑप्शन एक रहता है, आपके लिए कोई दूसरा आदमी PIL फाइल कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे NCERT ने दिया एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे गए, जैसे बॉन्डेड लेबर्स। बॉन्डेड क्या है? बंधुआ मजदूर। उनके राइट्स को लेकर के बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। और तीसरा क्या है? मिड डे मील। इन तीनों को बस आप याद रखेंगे और आंसर राइटिंग में मज़े मज़े में आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए वही बात दिखाया गया है, 2001 में राजस्थान उड़ीसा में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया फूड का, मिलियंस लोग जो थे वहाँ पे अफेक्ट हो गए। और रैट्स, मतलब सरकार ने ये कहा, इन दोनों के सरकार ने ये कहा कि सर हमारे गोडाउन में तो खाना रखा था, लेकिन उसको कौन खा गया? चूहे खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सर, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट है और ये देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही है।
तो इसलिए ये सब बहानेबाजी छोड़िए और आप क्या कीजिए कि अगर चूहे खा रहे हैं तो आप ठीक से कीजिए। मैं अगर सपोज़ ये गोडाउन है और मैं क्लेम कर रहा हूँ सर यहाँ तो बहुत सारे ग्रेन्स थे बट चूहे खा गए, तो दैट वाज माय फॉल्ट ना। मैंने शायद चीज़ों को सही तरीके से अरेंज नहीं किया, मैंने शायद किसी को वहाँ पे एम्प्लॉय ही नहीं किया है। अगर मैंने 4-5 लोगों को रखा होता है कि यहाँ पे रैट किलर ये सब लगाते रहना तो ये सब सही रहता। तो दिस वाज अ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। इसीलिए ये कहा गया कि भैया तुम मिड डे मील भी दो और चीपर प्राइस पे गवर्नमेंट राशन शॉप से खाना भी दोगे, ताकि ऐसा सिचुएशन फिर से वापस ना देखने को मिले। और इसके साथ ही 2 फूड कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया गया था, है ना। और एक बात और देख लीजिए यहाँ पे PUCL, देखिए पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने PIL फाइल किया था इसी इशू को उठा करके। और सरकार ने क्या किया, राशन शॉप के थ्रू सस्ते दाम पर फूड ग्रेन्स को देना सरकार का ये अपना ड्यूटी होगा, ये उसने डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा बोला भैया मिड डे मील भी प्रोवाइड करोगे बच्चों को, राइट टू फूड फंडामेंटल राइट। और तीसरा 2 फूड कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया गया था। आराम से मेंस में करो यूज़, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, बाकी तो देखिए सब वही है। हाँ, कभी कभी देखिए ऐसा देखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कभी कभी किसी जजमेंट से ऐसा देखा गया है कि शायद कुछ लोगों का राइट्स छिन जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट टू शेल्टर है ना, आश्रय का अधिकार। राइट टू शेल्टर मतलब कहीं पे रहने का अधिकार, साफ स्वच्छ और सेफ जगह पे। स्लम्स होते हैं तो बहुत बार स्लम्स को खाली करवाया जाता है कोर्ट के ऑर्डर पे, आपने देखा होगा मूवीज़ में। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो स्लम्स में रह रहे थे पहले से, उनका जो राइट्स है वो तो वॉयलेट हो गया, आप तो यही बोल रहे हैं ना, उनका जो राइट्स है वो तो वॉयलेट हो गया। उस तरह से अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कुछ लोगों का जो राइट है, राइट टू शेल्टर, वो तो वॉयलेट होगा इस एविक्शन के कारण। इस एविक्शन के कारण राइट टू शेल्टर जो है आपका, राइट टू शेल्टर, ये तो वॉयलेट हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब कुछ नियम कानून भी है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही बोलती है भैया कुछ नियम कानून है। ये जो बने हुए स्लम एरियाज ये वैसे जगह पे बने हैं जहाँ पे उनका ज़मीन था ही नहीं, ये एनक्रोचमेंट किए हुए हैं, किसी दूसरे के ज़मीन में घुस करके उन्होंने बना लिया है। अब क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने जब केस आएगा तो उसको ये भी तो देखना है जिसका ज़मीन है उसको दो, या सरकारी ज़मीन है ना। तो बहुत तरह तरह की बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये था आपका ये पूरा चैप्टर। आई थिंक आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हुआ होगा, दैट सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करती है, कैसे इंडिपेंडेंट है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहें मज़े मज़े में। अगला टॉपिक फिर से आपके लिए कल आएगा। सो जस्ट कैरी ऑन विद दिस सेम एंथुजियाज्म और बस स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।